जय श्री राम एवरीवन, वेलकम टू माय सेकंड वीडियो। और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग द राइज ऑफ नेशनलिज्म का सेकंड टॉपिक जो है द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में। यूरोप में नेशनलिज्म की भावना को बढ़ाने के लिए, स्प्रेड करने के लिए फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज एन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, एंड वी कैन से दैट फ्रेंच रेवोल्यूशन हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो बिना फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाकी देशों में जो मोटिवेशन हुआ है ना, वो इतना मोटिवेशन और नेशनलिज्म की भावना आना इतना इजी नहीं था, बट ऑल थैंक्स टू फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब ऐसा क्या हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन में? आप सबको पता है फ्रांस वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ मोनार्की। फर्स्ट सबसे पहले वो ये लुई 16 के कंट्रोल में था। फिर उसके बाद में लुई 16 को जब एग्जीक्यूट कर दिया गया तो लुई 16 के बाद में वहाँ पे एक डायरेक्टरी आती है। सॉरी, डायरेक्टरी से पहले वहाँ पे एक मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर आता है जो जैकोबिन क्लब का लीडर होगा, अगर आप 9th क्लास को रिकॉल कर पा रहे हैं। तो उसके बाद में वो बहुत ही रेन ऑफ टेरर का पीरियड आता है उसका, बहुत ही खतरनाक, ग्लूटाइन करता रहता है, हर किसी को क्रिटिसिज्म नहीं सहन करता है। तो उसके बाद में क्या हुआ, जनता, उसकी खुद की पार्टी, सब लोग उससे बहुत नाखुश थे, तो उसको भी एट द एंड ऑफ द डे ग्लूटाइन कर दिया जाता है। आफ्टर दैट वहां पे टेक ओवर करती है डायरेक्टरी। अब ये डायरेक्टरी कौन थी? तो जो वेल्दियर क्लास के लोग थे, जो अपर क्लास के लोग थे, जो एरिस्टोक्रेटिक क्लास के लोग थे, उन्होंने अपना एक 5 मेंबर कमेटी बनाई, और कमेटी बनाने के बाद में दे स्टार्टेड रूलिंग ओवर फ्रांस। तो उनका भी ज़्यादा टाइम तक ये रूल नहीं चला। आफ्टर दैट डायरेक्टरी के बाद में वहाँ पे एंट्री करता है मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन। तो नेपोलियन का भी फ्रॉम 1815 तक उसका राज रहा। फिर एट द एंड ऑफ द डे 1815 में ट्रीटी ऑफ वेना में, जो सॉरी बैटल ऑफ वाटरलू में उसे हरा दिया गया। 4 देशों ने मिलके उसे हराया था, आप सबको पता है। दैट 4 कंट्रीज वर बार, BARP। B स्टैंड फॉर ब्रिटेन, A stand for Austria, and R stand for Russia, P stand for Prussia। इन 4 देशों ने मिलके किसको हरा दिया था? नेपोलियन को हरा दिया था एट द बैटल ऑफ वाटरलू नाउ। तो ये नेपोलियन हारा। उसके बाद में फिर अगर आप ध्यान करोगे तो कंजर्वेटिव्स ने टेक ओवर कर लिया था, रिस्टोर कर लिया था। तो ये 9th क्लास की स्टोरी है। नाउ the French Revolution and the idea of nation, the first clear expression of French Revolution was seen in 1789। जैसा आप रिकॉल कर पा रहे होगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन, मतलब पहली जो आवाज उठाई थी, दैट वाज इन द ईयर 1789। नाउ अब फ्रेंच रेवोल्यूशन से ऐसा क्या हुआ कि पूरे के पूरे देश उससे उसको एज ए इंस्पिरेशन मानते हैं। आप सबको पता है, एक स्टेटमेंट कहा गया था ड्यूक मेटरनिक के द्वारा, व्हेन फ्रांस sneezes the rest of Europe catches cold। कि जब भी फ्रांस को सर्दी होती है तो उस सर्दी का जो इन्फेक्शन है वो पूरे के पूरे यूरोप के देशों में फैल जाता है, और पूरे के पूरे यूरोप के देशों को सर्दी हो जाती है, कोल्ड हो जाता है। तो ये इसका कहने का मतलब ये है कि अगर फ्रांस कुछ भी स्टेप लेता है, फ्रांस कुछ भी करता है, तो उसका डायरेक्ट असर पड़ता है बाकी के देशों पे। तो क्या हुआ फ्रांस में, हम लोगों ने ट्रांसफर ऑफ सोवरेनिटी फ्रॉम मोनार्की टू रिपब्लिक। जो पावर थी, पावर टू मेक डिसीजन, इट वाज शिफ्टेड फ्रॉम मोनार्की टू रिपब्लिक। ठीक है, अगर आपको याद हो तो लुई फिलिप को भागना पड़ता है क्योंकि बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस आता है। पेरिस के लोग रोड पर उतर आते हैं, उसके बैरिकेड तोड़ देते हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे उसको भागना पड़ता है और फ्रांस बन जाता है रिपब्लिक। तो अब क्या हुआ, रिपब्लिक बनने के बाद में आप देखो, राजा के कंट्रोल से हटा के डेमोक्रेसी ला सकते हो, बट ऐसे देश नहीं बनेगा। कलेक्टिव आइडेंटिटी लोगों के अंदर कब आएगी? जब वो अपने आप को उस देश का नागरिक समझेगी। और उस देश का नागरिक कब समझेगी ना? दीज आर द फ्यू स्टेप्स दैट द फ्रेंच पीपल हैव टेकन फॉर द कलेक्टिव आइडेंटिटी। वो क्या थे? तो एक एक करके पॉइंट देखेंगे, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल्सो। क्वेश्चन डायरेक्टली कम्स इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन कि हाउ डिड द पीपल ऑफ फ्रांस डेवलप द कलेक्टिव आइडेंटिटी। सो दीज आर सम पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1, ले पैट्रिया। जो फ्रांस के लोग थे, दे ट्रीटेड देयर लैंड एज फादरलैंड। जैसे हम भारत माता को एज अ मदरलैंड ट्रीट करते हैं, इन द सेम वे दे स्टार्टेड ट्रीटिंग देयर land as fatherland. Second step was les citoyens. Now they are not calling their other citizens as sir,
मैडम्स, मोनिश्योर्स, अगर जो आपने अगर 9th क्लास में पढ़ा हो तो जो एरिस्टोक्रेटिक लोग थे, जो हायर अपर क्लास सोसाइटी के लोग थे, उनको उनको बोला जाता था सर, मैडम्स, मोनिश्योर्स। तो उन सब के ये प्रिविलेजेस, ये जो सिस्टम है, इन्हें खत्म करके ऑल द सिटीजन विल बी कॉल्ड सिटीजन ऑफ द फ्रांस, ले सिटिजन। आफ्टर दैट अगर आप देखेंगे तो जो थर्ड पॉइंट है हमारा, न्यू ट्राइकलर फ्लैग। अगर किसी भी देश को देश बनना है और लोगों के अंदर एक नेशनलिस्ट की भावना डेवलप करनी है, तो फॉर दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अ फ्लैग। एज इंडिया हैज अ नेशनल फ्लैग, वैसे ही फ्रांस के लोगों ने भी अपना एक ट्राई कलर का फ्लैग लॉन्च किया। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इलेक्शन ऑफ नेशनल असेंबली। नाउ द नेशनल असेंबली वॉज इलेक्टेड। अगर आपको याद हो 9th क्लास में नेशनल असेंबली ही थी जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था, तो वही अब जो नेशनल असेंबली थी, इट वॉज इलेक्टेड बाय द पीपल डायरेक्टली। जो फ्रांस की जनता थी ना, अब वो डायरेक्ट इलेक्शन में पार्ट लेती थी, लेकिन अभी याद रखना, ओनली द मैन ऑफ एज एबव 21 ईयर्स ओल्ड विल बी एबल टू वोट। अभी भी महिलाओं को कोई राइट टू वोट नहीं है। प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि फ्रांस के लोगों को, फ्रांस की महिलाओं को राइट टू वोट किस ईयर में मिला। दिस इज योर क्वेश्चन एंड आई होप यू विल टेल मी द आंसर नाउ। तो न्यू इलेक्शन, न्यू नेशनल असेंबली फॉर्म हुई जिसने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को चेंज किया, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए, और एज वी ऑल नो कि फ्रांस have become republic and they elected these. Now these were the elected representatives. Next point क्या है, new hymns were created. अब अगर आपको देश को देश बनाना है तो देश के कुछ नेशनल सॉन्ग्स होंगे, फोक सॉन्ग्स होंगे, फोक डांसेस होंगे, तो उसी तरीके से न्यू हाइम्स जो फ्रांस की तारीफ़ें करे, फ्रांस के बारे में हों और फ्रांस के कल्चर को दर्शाएं, और जब लोग बागों से सुने तो उनके अंदर एक देशभक्ति की भावना है और वो अपने आप को एज अ सिटीजन ऑफ फ्रांस समझे। तो इट वॉज क्रिएटेड। मर्डर्स कमेमोरेटेड। अब जिन लोगों की जान गई थी फ्रांस को आज़ादी दिलाने के लिए, जिन व्यक्तियों ने, जिन शहीदों ने अपनी जान देकर फ्रांस को आज़ादी दिलाई मोनार्की से, डिक्टेटरशिप से, तो उन लोगों को कमेमोरेट किया गया, उनकी बलिदान को सराहाया गया जनता द्वारा, और उनको बलिदान को एज अ प्राइड फॉर द नेशन की तरह ट्रीट किया गया, है ना। शहीद, जैसे भारत में कहते हैं ना, शहीदों की तरह ट्रीट करना, जिन्होंने भी भारत को आज़ादी दिलाने के लिए या बॉर्डर पे जिनकी जान जाती है, तो वैसे ही मर्डर्स कमेमोरेटेड की जो भी, जिन लोगों ने भी देश के लिए जान दी थी, और उनकी फैमिलीज के लिए बहुत प्राइड का मूवमेंट था, और पूरे देशों ने उनको शहीद की तरह ट्रीट किया, और सरकार जो कुछ भी कर सकती थी उनके लिए वो उन्होंने किया ना। नेक्स्ट पॉइंट इज अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट इज सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, कि भैया अब ऐसा नहीं होगा कि पूरी की पूरी पावर मोनार्की के हाथ में, ऑटोक्रेसी वाला सिस्टम चल रहा है, नहीं। अब क्या होता, अब तक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासन होगा, जहां यहाँ पे आपको रैंक वाइज ऑफिसर्स मिलेंगे, और जो कुछ लीडर्स मिलेंगे जो इलेक्टेड रहेंगे, और जो ऑफिशियल्स होंगे, जो ऑफिसर्स होंगे, वो सारे वो ऑफिसर्स होंगे दोज हु आर स्किलफुल, टैलेंटेड, हार्ड वर्किंग ऑन अ वे। ठीक है, तो अच्छा एक इफेक्टिव सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक केंद्र बनाया गया कि लोगों को इधर उधर ना भटकना पड़े, एक प्रॉपर वे में एक सिस्टम सेट किया गया प्रशासन का। ठीक है, जिससे यूनिफॉर्मिटी आए, लोग बागों को परेशान ना होना पड़े ना। फ्रेंच लैंग्वेज एज इट वॉज स्पोकन इन पेरिस। अब आप कह सकते हो कि फ्रेंच लैंग्वेज को वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ फ्रांस स्पीक फ्रेंच लैंग्वेज। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स थे जिनसे आपको पता चलेगा कि हाउ द पीपल ऑफ फ्रांस डेवलप्ड अ कलेक्टिव आइडेंटिटी एज द नेशन। और इन चीज़ों ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया दूसरे देशों को मोटिवेट करने के लिए, उन्हें इंस्पायर करने के लिए, और एक नेशन स्टेट बनाने के लिए। थैंक यू एवरीवन। इसका आगे वाला जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, अदरवाइज दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग वीडियो। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का जो भी पार्ट है हम उसे कवर करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।